चलो गाइस, आज हम साउथ की मूवीज के ऊपर बेस्ड एक एनिमे के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हम साकामोटो नाम के एक गुंडे को देखेंगे जो कि बहुत बड़ा लेजेंडरी हिटमैन होता है, पर बेचारा प्यार में पड़ जाता है। और जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि जब एक गुंडा प्यार में पड़ता है तब वो सारी ये गुंडागरी छोड़कर काफी ज्यादा शरीफ बन जाता है। और यहाँ पर साकामोटो भी ऐसा ही कुछ करता है, पर उसके साथ ही उसे ऐसे कैसे क्राइम की दुनिया से बाहर जाने दे सकते हैं। वो तो उसे वापस लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो चलो फिर देखते हैं कि साकामोटो की नॉर्मल जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। तो एनीमे स्टार्ट होती है एक साउथ के एक्शन सीन से, जहाँ पर बहुत सारे बंदे हमारे हीरो साकामोटो को घेर कर खड़े होते हैं, पर उसे तो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती और वो अपनी गन और आयरन रोड को लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मजेदार बात पता क्या होती है कि जैसे वो बंदे उसके ऊपर गोलियां फायर करने लगते हैं, वो उसे आयरन रोड से उन सभी गोलियों को रोक देता है और एक एक करके उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। लग रहा है ना कि पूरी साउथ की मूवी चल रही है। और ये चीज यहीं खत्म नहीं होती है, तब दो बंदे उसके ऊपर मशीन गन से हमला कर देते हैं, पर वो उन सभी गोलियों को डॉज करके उन्हें भी मार देता है। और हम देखते हैं रजनीकांत अन्ना की तरह उसे भी कुछ नहीं होता है। क्यों हिला डाला ना। तब एक दिन वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब क्राइम की दुनिया को छोड़ देगा। और हम देखते हैं वो उस लड़की के साथ घर बसाकर फेट से फैट बन जाता है। तब यहाँ कुछ टाइम बाद मूवी की तरह ही शिन, जो कि उसका साथी है, उसे ढूंढते हुए उसकी शॉप पर आ जाता है। और यहाँ शॉप के अंदर पड़ोसी का बच्चा कुछ कारनामे कर रहा होता है, जिस वजह से एक बंदे की पैंट गंदी हो जाती है और तब वो उस बच्चे को मारने लगता है। पर साकामोटो पलक झपकते ही उसके पास आ जाता है और उसे मारने के ख्वाब देखने लगता है। पर बेचारा अब तो रिटायर हो चुका है, तो अब तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता, जिस वजह से वो उस प्लान को ड्रॉप कर देता है। और उसका साथी शेन उसके दिमाग को पढ़ लेता है, क्योंकि शेन के पास साइकिक पावर है, जिस वजह से वो किसी के भी थॉट्स में झांक सकता है। ये पावर तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मुझे भी ऐसी किसी पावर की जरूरत है, क्योंकि लड़कियों के दिल में क्या चलता है ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तब शिन जैसे ही साकामोटो को इसके बारे में बताता है, साकामोटो मन ही मन उसे मारने के बारे में सोच लेता है, जिसे देखकर शिन की फट जाती है। और शिन उसे समझाने लगता है कि वो तो उसी का साथी है, तो इसलिए उसे मारने की जरूरत नहीं है। तब हमें पता चलता है कि शिन साकामोटो को दोबारा से क्राइम की दुनिया में ले जाने आया होता है, और उसे तो यही समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार साकामोटो ने ऐसा कुछ किया क्यों है। पर साकामोटो ये सब कुछ इग्नोर करके अपने नूडल्स पर फोकस कर रहा होता है, क्योंकि उसका मोटो है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तब शिन वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है, जिसे एक ही झटके में साकामोटो काट देता है, क्योंकि वहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा होता है। और शिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि साकामोटो इतना मोटा होने के बावजूद भी अभी भी इतना ज्यादा एक्टिव है। और तब उसे एहसास होता है कि अगर उसने एक भी गलती की तो साकामोटो उसे एक ही झटके में मार डालेगा। और यहाँ हम देखते हैं शहर में अलग अलग लोग साकामोटो से उसकी मदद मांग रहे होते हैं। पहले तो शिन को लगता है कि साकामोटो शायद अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उनके लिए हिटमैन का काम करता है, पर बेचारा ये देखकर हैरान हो जाता है कि साकामोटो तो नॉर्मल चीजों में लोगों की मदद कर रहा होता है और उसका क्राइम की दुनिया से सच में कोई लेना देना नहीं होता, जिस वजह से वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। पर शिन इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि आज वो उस पर्सन से मिला है जो उसका आइडल है, और वो उसी चक्कर में अपनी गाड़ी को डांसिंग कार बना देता है। तब उसके बॉस का फोन आ जाता है, और जैसे कि हमें पता है चाहे मूवी पुरानी हो या फिर नई, बॉस के डायलॉग कभी नहीं बदलते। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही बॉस को पता लगता है कि साकामोटो अब वापस क्राइम की दुनिया में नहीं आने वाला है, वैसे ही वो शिन को उसे मार डालने के लिए कह देता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का एक असूल है कि तुम आओगे तो अपनी मर्जी से, पर जाओगे दुनिया छोड़ के। पर बेचारे शिन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि क्या उसे अपने आइडल को खत्म करना भी चाहिए या नहीं, और वो पूरी रात इसी के बारे में सोचता रहता है। पर उसे पता होता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो कोई और उसे मारने जरूर आएगा, जिस वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो अपने आइडल को खुद अपने हाथों से विदा करेगा। और अगले दिन साकामोटो को मारने के लिए उसकी शॉप पे चला जाता है, जहाँ पर वो साकामोटो पर गोली से फायर कर देता है। पर हीरो पहले एपिसोड में ऐसे कैसे मारा जा सकता है। और तब हम साउथ मूवी का एक मजेदार सीन देखते हैं, जहाँ साकामोटो अपनी कैंडी की मदद से गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है। आखिरकार इस एनीमे में चल क्या रहा है। लगता है साकामोटो का डायरेक्टर जरूर इंडियन ही होगा। लगता है इंडियन मूवीज कुछ ज्यादा ही देख ली है उसने, क्योंकि इसका रियल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तब साकामोटो अपनी शॉप में छुप जाता है, और क्योंकि कुत्ते को अपने एरिया में मारना नामुमकिन है, तो साकामोटो अपने ही एरिया का फायदा उठाकर शिन का ध्यान भटका देता है और उसे एक जोरदार लात मारता है। और वैसे आप ये भी सोचे होंगे कि अगर शिन के पास साइकिक पावर है तो फिर शिन ये पहले ही समझ सकता है कि साकामोटो आगे क्या करने वाला है। पर साकामोटो एक प्रोफेशनल हिटमैन है, जो कि इतनी आसानी से अपने दिमाग की बात किसी तक पहुंचने तो दे नहीं सकता, तो इस वजह से बेचारा शिन भी उसके माइंड को नहीं पढ़ पाता।
तब हम देखते हैं साकामोटो ने शिन की चोटों पर मरहम पट्टी कर दी होती है और उसे अपने ही घर पर खाना खिलाने लगता है। पर शिन को लगता है कि शायद वो उसके खाने में पॉइजन को मिलाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब शिन उस खाने को खाने लगता है और तब उसे एहसास हो जाता है कि इससे ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। और उसे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि साकामोटो इन्हीं प्रीशियस मूवमेंट्स को बचाना चाहता है, जिस वजह से उसने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया है। तब शिन हार मानकर वहाँ से चला जाता है और अपने बॉस को साकामोटो की जान के बदले में उसकी जान लेने के लिए कहता है। पर गाइस, हम सभी को पता है कि गुंडे इतनी आसानी से तो किसी को छोड़ने नहीं वाले, और जो बॉस ने एक बार डिसाइड कर लिया वो तो होकर रहेगा। तो यहाँ पर मूवी का ही सीन रिपीट होता है, जहाँ पर बॉस शिन की बातों को मानने का दिखावा करता है। पर शिन के पास तो साइकिक पावर है, जिस वजह से वो उसके झूठ को आसानी से पकड़ लेता है और वहाँ पर गोलियों की बरसात होनी स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ साकामोटो ने बग की मदद से शिन के ऊपर नजर रखी हुई होती है और हम देखते हैं वो लेजेंडरी मूवमेंट आ जाता है, जहाँ साकामोटो जॉन विक की तरह अपनी गन्स की कलेक्शन निकाल लेता है। इस सीन को मैंने जितनी बार देखा उसे उतनी बार देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप किसी खतरनाक बंदे को दोबारा से क्राइम की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हो तो आपका क्या हाल हो सकता है। तब साकामोटो टेजर गन को लेकर शिन को बचाने के लिए चला जाता है और यहाँ शिन अपनी साइकिक पावर की मदद से दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए उन्हें मार रहा होता है और वो पूरा सीन एकदम मूवी की तरह ही होता है। पर बेचारा कब तक गोलियां चलाता रहेगा, कभी ना कभी गोलियां भी तो खत्म होगी। और हम देखते हैं जैसे उसकी आखिरी मैगजीन बचती है वैसे ही उसके पैरों पर गोली लग जाती है, जिस वजह से सारे गुंडे उसे घेर लेते हैं। और अब हम सभी को पता है कि हीरो के आने का वक्त अब हो चुका है और तभी एंट्री होती है साकामोटो की, जो कि टेजर गन की मदद से उन सभी लोगों को झटका देकर नीचे गिरा देता है। और जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि वो साकामोटो है, वैसे ही वो उसे मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। और यहाँ पर लड़ाई हो रही है और साउथ का तड़का न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस वजह से हम एक अनरियलिस्टिक चीज देखते हैं, जहाँ पर साकामोटो चॉपस्टिक्स की मदद से गोलियों को रोक देता है। आखिरकार ये चॉपस्टिक्स बनी किस चीज की है? तब साकामोटो एक एक करके उन सभी गुंडों को मारने लगता है, पर हम देखते हैं वो उन्हें बस चोट ही पहुंचाता है और बॉस की गन को तो बीच में से ही काट देता है। तब बॉस के जख्मी होने की वजह से वो लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाती है और शिन को पता चलता है कि साकामोटो ने उसकी गन में एक बग छुपा कर रखा हुआ था, जिस वजह से वो उसे ढूंढ पाया। पर क्या गन के अंदर बग को छुपाने की जगह सच में होती है? लगता है एक बार गन खरीद के देखना ही पड़ेगा और कहीं पुलिस वाले ना आ जाए। ये सीन काट देना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। तब शिन वहाँ से जाने की बातें करने लगता है, पर हम देखते हैं साकामोटो तो उसे अपनी दुकान पर वर्कर ही रख लेता है और शिन भी बड़ी अच्छे से अपने काम को करना स्टार्ट कर देता है। तब पड़ोसी का लड़का शिन से उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है, पर साकामोटो उसे ख्यालों ही ख्यालों में ये धमकी देता है कि अगर उसने उस बच्चे को कुछ भी बताया तो वो उसे मार डालेगा, जिस वजह से शिन उसे कुछ नहीं बताता है। तब शिन साकामोटो से पिछले दिन की लड़ाई के बारे में बात करने लगता है, जिसके बारे में साकामोटो की बीवी सुन लेती है और मूवीज की तरह ही उसे धमकी देती है कि अगर वो फिर दोबारा क्राइम की दुनिया में जाएगा तो वो उसे डिवोर्स दे देगी और उसे फैमिली रूल याद दिलाती है और साकामोटो बेचारा पूरी तरह से डर जाता है। तब शिन साकामोटो से फैमिली रूल्स के बारे में पूछने लगता है और साकामोटो दिमाग में फिर से उसे मारने के बारे में सोचने लगता है, ताकि शिन अगली बार मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। तब साकामोटो अपनी फैमिली के लिए पॉक बंस को लाने मार्केट चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसके ऊपर कूद जाती है और उन पॉक्स बंस को बर्बाद कर देती है, जिस वजह से साकामोटो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और हम देखते हैं उस लड़की लू के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े होते हैं और वो अपने कमाल के कुंफू को दिखाकर उन सभी को हरा देती है। तब एक बंदा उस लड़की को पकड़ लेता है और दूसरा बंदा उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर साकामोटो और शिन आकर उसे बचा लेते हैं। तब और भी गुंडे उस लड़की का पीछा करते हुए वहां आ जाते हैं, जो कि साकामोटो और शिन को भी उसका साथी समझ लेते हैं और मजबूरी में साकामोटो को उस लड़की को उठाकर वहां से भागना पड़ता है। तब यहाँ हमें पता चलता है एक माफिया बॉस उस लड़की का पीछा कर रहा होता है, जिसने उस लड़की को पाने के लिए उसके पूरे क्लैन को मार दिया होता है, क्योंकि उसे उस लड़की से एक की चाहिए होती है जिससे कि वो ब्लैक मार्केट पर राज कर सके। और तब वो उस लड़की को पकड़ने के लिए 2 खतरनाक क्रिमिनल भाई सोन और बाचो को भेजता है। तब यहाँ हमें लड़की की साइड की स्टोरी भी बताई जाती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स से अपनी जान देकर उसे एक की पकड़ाई होती है, जो कि एक हिडन वोल्ट को खोलती है और उस लड़की ने एक कसम खाई होती है कि वो उस की को किसी के हाथ नहीं लगने देगी। तब वो लड़की अकेले वहाँ से जाने लगती है और साकामोटो उसे पूछने लगता है कि क्या उसे पॉक बन बनाना आता है।
क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए पॉक बन ले जाने होते हैं। और जैसे ही वो लड़की इस बात के लिए हाँ करती है, हम देखते हैं उसे फ्री का एक हिटमैन मिल जाता है जो कि उसे बचाने की कसम खा लेता है। तब बाचो वहाँ पर आकर साकामोटो को जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है और हमें पता चलता है कि स्वॉन और बाचो दो हिटमैन्स हैं जिन्होंने आज तक अपना टारगेट कभी मिस नहीं किया है और उन्हें मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो शिन सॉन पर हमला कर देता है और सॉन उससे पूछने लगता है कि क्या वो इस वजह से नाराज है कि उन्होंने उसके फ्रेंड को मार दिया। तो शिन उसे बताता है कि वो बेवकूफ है जिसे लगता है कि साकामोटो को उस हमले से मारा जा सकता है और बाचो लू पर हमला कर देता है। और फिर से हमारे हीरो के एंट्री का टाइम हो चुका होता है जो कि बाचो को एक जोरदार मुक्का मारता है। पर ये तो साउथ की मूवी है ना, और हम देखते हैं साउथ की मूवी की तरह ही एक ही पंच में वो छत टूट जाती है। लगता है बिल्डिंग में कंक्रीट कम डाला गया था तभी तो इतनी आसानी से टूट गया। तब हम देखते हैं बाचो अभी भी ठीक होता है और सॉन सबकी जान के बदले में उस की को उन्हें देने के लिए कहता है, जिसके लिए लू मना कर देती है। और जैसे उसे पता चलता है कि सॉन ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। पर शिन उसे शांत रहने के लिए कहता है। तब सॉन लू पर हमला कर देता है पर साकामोटो उसे बचा लेता है। तब लू साकामोटो से पूछती है कि आखिर बार वो उसकी मदद क्यों कर रहा है और हमें साकामोटो की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी बीवी उसे सारे गलत काम छोड़ने के लिए कहती है और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो उसे छोड़ने की धमकी देकर एक बिल्डिंग से कूद जाती है और साकामोटो भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे कूद जाता है। पर नीचे बर्फ होने की वजह से दोनों बच जाते हैं और उसकी बीवी उसे समझाती है कि जैसे कि वो अपने प्यार को बचाना चाहता है वैसे ही सभी लोग किसी न किसी से प्यार करते हैं जिन्हें वो नहीं खो सकते, तो इसलिए साकामोटो को किसी को नहीं मारना चाहिए और साथ में उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें बचाना चाहिए जिन्हें उसकी जरूरत है और यही उनका फैमिली रूल है। तशिन अपनी साइकिक पावर से यह सारी स्टोरी सुन लेता है और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तब बाचो और शॉन साकामोटो पर हमला कर देती है पर साकामोटो तो उनके हमलों को मामूली से किचन के सामानों से ही रोक लेता है और यहाँ वो दोनों भाई मिलकर भी साकामोटो का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते। तब वो दोनों सिंक में साकामोटो पर हमला कर देते हैं पर हम देखते हैं उनका एक भी हमला साकामोटो को टच भी नहीं कर पाता। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना मोटे होने के बावजूद भी वो उनके हमलों से कैसे बच गया और वो बेचारे भी यही सोच रहे होते हैं। ये बस प्लॉट आर्मर की कृपा है कि साकामोटो अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि अगर हीरो ही मर जाएगा तो बाकी सीजन में क्या होगा। तब वो दोनों भाई अपने सबसे खास अटैक से साकामोटो पर हमला करने लगते हैं पर साकामोटो एक कंटेनर को उठाकर बाचो के सिर पर दे मारता है जिस वजह से उनका वो ताकतवर अटैक फेल हो जाता है और साकामोटो एक पैन से सॉन का हथियार तोड़ देता है। वैसे सच में पैन तो सच में खतरनाक होता है क्योंकि पबजी में भी गोलियों से इसने बहुत बार बचाया है, क्योंकि जितनी गोलियां मेरे बंदे की पड़ी थी ना उतने में तो उसका पिछवाड़ा चल जाता। तो सॉन को एहसास हो जाता है कि वो साकामोटो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस वजह से वो लू पर हमला कर देता है। पर शिन उसकी बातों को सुन लेता है और उसे रस्सी से पीछे खींच लेता है। तब साकामोटो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए पूरे के पूरे रेफ्रिजरेटर को ही उसके ऊपर पटक देता है और वो दोनों उन दोनों को बांधकर माफिया के बॉस के पास ले जाते हैं जहां लू उसके गले पर चाकू रख देती है। पर हम देखते हैं वो उसे जान से मारने की बजाय सिर्फ उसकी कुटाई करती है क्योंकि उसके फादर ने उसे खुश रहने के लिए कहा होता है, जिस वजह से वो किसी को भी ऐसे नहीं मार सकती। तब हम देखते हैं हिडन वॉल्ट में बहुत सारा ट्रेजर होता है और वो सारी चीजें लू क्लैन के हेड्स ने रखी होती है जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है और लू के डैड ने उसके लिए एक शराब की बोतल छोड़ी होती है जिसे देखकर लू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी लोग पोक बन के साथ वहाँ पर पार्टी करने लगते हैं। तब यहाँ अगले दिन साकामोटो का नशा ही नहीं उतर रहा होता और लू भी जॉब करने के लिए साकामोटो की दुकान पर आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी है। तब अगले दिन शिन लू से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि वो सामान को स्टोर में अच्छे से लगा नहीं रही होती है, जिस वजह से शिन उसे बाहर निकालने के लिए कहता है क्योंकि वो वहाँ का एटमॉस्फेयर खराब कर रही होती है। तब लू से याद दिलाती है कि जहाँ पर एक माफिया और 2 हिटमैन हो तो वहाँ का एटमॉस्फेयर और कितना ज्यादा खराब हो सकता है। तभी अचानक से साकामोटो हंसते हंसते बातें करना स्टार्ट कर देता है जिसे देखकर शिन और लू हैरान हो जाते हैं। तब शिन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि जिस साकामोटो ने शिन के साथ माफिया में रहकर भी इतनी बातचीत नहीं की थी वो अचानक से इतना कैसे बोलने लग गया। पर तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक और साकामोटो आ जाता है जिसे देखकर उनकी फट जाती है क्योंकि बेचारों से तो एक ही साकामोटो संभाला नहीं जा रहा था। तब वो नकली साकामोटो असली साकामोटो पर हमला कर देता है पर साकामोटो उसके हमले से बच जाता है और हम देखते हैं वो साकामोटो का एक दोस्त नागुमो होता है। तो शिन को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो उसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहा था और वो ऐसे कैसे साकामोटो की हूबहू कॉपी बना सकता है। तब नागुमो शिन और लू पर हंसने लगता है जिस वजह से वो लोग उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं
और उसके बारे में साकामोटो से पूछने लगते हैं। तब साकामोटो उन्हें बताता है कि वो भी उनकी तरह एक हिटमैन है और नागुमो उन्हें बताता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन की बाउंड्री है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि साकामोटो गेम में वापस आ गया है, तो अब वो लोग उसे ठिकाने लगाना चाहते हैं। तब एक पिज्जा वाला साकामोटो को मारने आ जाता है, जो कि नागुमो को होस्टेज बना लेता है। पर साकामोटो और लू को तो भूख लगी होती है और वो नागुमो को छोड़कर पिज्जा एंजॉय करने लग जाते हैं। तब नागुमो खुद ही उस किलर को ठिकाने लगा देता है, पर साकामोटो उसे किसी को भी मारने से मना कर देता है और नागुमो उसे एहसास दिलाता है कि साकामोटो को सच में लगता है कि वो किसी को भी बिना मारे इस झमेले से बाहर निकल सकता है। और क्योंकि नागुमो और साकामोटो इकट्ठे काम करते थे, तो इसलिए फिलहाल उसकी ऑर्गेनाइजेशन साकामोटो के पीछे नहीं आएगी। तब यहाँ उस पिज्जा के बॉक्स में साकामोटो पर हमला करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ने कैमरा छुपा रखा होता है, जो कि साकामोटो को देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहे होते कि ऐसे बंदे के ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी है। पर उनका एक साथी उन्हें समझाता है कि साकामोटो बी ऑर्डर में था और चाहे वो 5 साल पहले रिटायर हो चुका है, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से उन्हें इन सभी चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तब वो लोग नोटिस करते हैं कि साकामोटो को तो कैमरे के बारे में पहले से पता है और साकामोटो उन्हें उससे दूर रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो नर्क की आग में उनके भुट्टे सेकेगा। साकामोटो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने के बारे में सोचता है ताकि उसकी फैमिली पर किसी तरह का भी कोई खतरा ना आए। पर तभी उसे याद आता है कि उसे तो अपनी फैमिली के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। वैसे गाइस, मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आ रही कि अंडरवर्ल्ड के लोग अभी तक इसकी फैमिली को टारगेट क्यों नहीं कर रहे। लगता है डायरेक्टर ने साउथ को मूवी को आधे में छोड़ दिया था, जिस वजह से वो गुंडों को ये सभी चीजें सिखाना तो भूल ही गए। तब अगले दिन सभी लोग झूलों का मजा उठाने लगते हैं, पर साकामोटो और लू की हालत पतली हो जाती है और यहाँ साकामोटो की बेटी शुगर बनी को देखने आई होती है, जो कि लू को बिल्कुल साकामोटो की तरह लग रहा होता है। तब शिन ये डिसाइड करता है कि इस बार वो और लू मिलकर साकामोटो की फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि साकामोटो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और इसके लिए शिन अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तब हमें पता चलता है कि अगर कंडीशन सही हो तो शिन 30 मीटर के रेडियस के अंदर सभी का माइंड पढ़ सकता है, जिस वजह से उसे ये एहसास हो जाएगा कि वहाँ पर कोई क्रिमिनल साकामोटो के पीछे पड़ा भी है या नहीं। तभी शिन एक एनिमी को स्पॉट करता है और उसके बारे में साकामोटो को बता देता है। और तब हम देखते हैं जैसे वो एनिमी साकामोटो पर हमला करने लगता है, तब साकामोटो उसी के पेन से उसके अंदर होल कर देता है और लू और शिन उसे ठिकाने लगा देते हैं। ये तो बिल्कुल जॉन विक जैसा सीन हो गया। वहाँ पर भी काश वो लोग उस सीन को दिखा देते जहाँ पर उसने लोगों को पेंसिल से मारा था। तब हम देखते हैं साकामोटो ने अपने फैमिली रूल नो किल को फॉलो किया होता है, जिस वजह से उसने उस एनिमी के वाइटल ऑर्गन्स पर हमला नहीं किया होता। और यहाँ पर एक और पर्सन साकामोटो को मारने आया होता है, जो कि शिन की पावर्स के बारे में भी जानता होता है और उससे बचने के लिए बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि शिन के उसके पास गुजर जाने के बावजूद भी शिन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। तब वो लोग रोलर कोस्टर राइड पे चले जाते हैं, जहाँ पर लू को थोड़ा वो पर्सन सस्पिशियस लग रहा होता है, पर क्योंकि शिन को किस तरह की कोई भी बुरी वाइब नहीं आ रही होती है, तो उसे वो नॉर्मल लग रहा होता है। तभी वो पर्सन अपने दिमाग में साकामोटो को मारने के बारे में सोचने लगता है और शिन इसके बारे में साकामोटो को इत्तला कर देता है। तब वो पर्सन साकामोटो पर गोली चला देता है, पर साकामोटो अपने बुलेट प्रूफ ग्लासेस की मदद से उसकी गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है। लगता है इन चश्मों को खरीदना ही पड़ेगा। पर आखिरकार इनकी स्टेबिलिटी का राज क्या है? लगता है डायरेक्टर को न्यूटन पसंद नहीं आया, इसलिए उसने न्यूटन का सेब खाकर गुटलियां फेंक दी। और आगे हम देखते हैं उसे न्यूटन से और भी ज्यादा नफरत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं शिन अपने आप को छुड़ाकर लूप से जा रहे रोलर कोस्टर से छलांग लगा देता है और उड़ते हुए सीधा उस पर्सन के ऊपर लैंड करता है। तब शिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, तो आओ चले, और उसे लेकर कूद जाता है। गाइस, बात करने का ये तरीका कुछ ज्यादा कैजुअल नहीं है। तब शिन उस पर्सन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पीछे रोलर कोस्टर आ जाता है। पर तभी उसके अंदर फ्लैश की पावर आ जाती है, जिस वजह से वो उस रोलर कोस्टर से बच जाता है। तब वो एनिमी शिन के ऊपर कुनाई से हमला करता है, पर शिन उन कनाई में से एक को ही डॉज कर पाता है और हम देखते हैं दूसरी कनाई की वजह से उसके अंदर पॉइजन फैल जाता है। तब एनिमी शिन को कहने लगता है कि साकामोटो एक लूजर है जो कि मरने से डरता है, और शिन भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि जो लोग लाइफ से प्यार करते हैं वो खुद को बचाने के बारे में सोचते रहते हैं, और यही वो कारण है जिस वजह से शिन दोनों कनाई को डॉज नहीं कर पाया था। तब शिन उसे बताता है कि साकामोटो ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, और जब भी लोगों को किसी चीज को बचाना होता है तब वो लोग उस चीज के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। तब शिन जहर की वजह से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता, पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और रोलर कोस्टर के आते ही उस एनिमी को पकड़ लेता है और उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है।
पर उसे हराने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से वो अलग अलग आवाजों को सुनने लगता है। और जैसे उसे साकामोटो की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही वो उस एनिमी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो शुगर बनी की फाइट में क्रैश लैंडिंग करता है और खुद शुगर बनी की कॉस्ट्यूम में घुस जाता है। तब शिन और वो एनिमी फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ शिन उस एनिमी को बहुत बुरी तरह धोने लगता है और सारे लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये शो का पार्ट है। तब उस एनिमी को समझ नहीं आ रहा होता कि शिन अंधा होने के बावजूद उसके साथ इतने अच्छे से कैसे लड़ पा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं साकामोटो अपनी माइंड की मदद से शिन को गाइड कर रहा होता है, जिससे कि उस एनिमी की बुरी हालत हो जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शिन ने तो आंखों को भी बंद कर लिया है। तब शिन उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि वो एनिमी हार जाता है और सभी लोग शुगर बनी के लिए तालियां बजाने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।